8 दिन से सुरंग में फंसे हैं झारखंड के 4 मजदूर, 85 ने की घर वापसी। तेलंगाना के नागरकुनुल से 85 मजदूर गुमला लौट आए हैं। नहर का काम छोड़कर गुमला लौटे मजदूरों का कंपनी ने 3 माह की मजदूरी रोक दी है। 85 मजदूरों का कंपनी के पास करीब 50 लाख रुपए मजदूरी बकाया है। मजदूर मधु साहू ने बताया कि अब तेलंगाना में गुमला के मात्र 8 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें से 4 मजदूर 8 दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं, जबकि 4 मजदूर रसोई घर में कूक का काम कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि नहर बना रही कंपनी के मैनेजर सुरंग में फंसे मजदूरों को खोजने के लिए हमें भी सुरंग में भेजने के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही जब से टनल हादसा हुआ है, तब से हम लोगों के खाने पीने में परेशानी हो रही है। इस कारण गुमला के जितने भी मजदूर तेलंगाना में थे, वे सभी घर लौट आए हैं। शनिवार को 60 व रविवार को 25 मजदूर घर लौटे। इधर रविवार को तेलंगाना के सीएम नागरकुनुल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मजदूर के रिश्तेदार श्रवण कुमार साहू अभी तेलंगाना में है। उन्होंने बताया कि अभी सुरंग से किसी का शव बरामद नहीं किया गया है। बचाव दल ने मजदूरों के फंसे होने का लोकेशन पता कर लिया है। बचाव दल सुरंग में फंसे 4 मजदूर, 2 इंजीनियर व 2 ऑपरेटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था जमशेदपुर का नामकरण। जवाहरलाल नेहरू ने किया था जुबली पार्क का उद्घाटन। झारखंड का गठन 2000 में हुआ था, लेकिन राज्य के विकास में टाटा समूह की भूमिका बहुत पुरानी है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर को आधुनिक शहर में तब्दील किया, जहां हर नागरिक सुविधा उपलब्ध है। टाटा स्टील और जमशेदपुर के कारण ही झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन के साथ साथ औद्योगिक विकास में भी जुड़ी है। जमशेदपुर शहर को भारतीय उद्योग के जनक जमशेदजी टाटा के सपनों से आकार मिला और आज यह देश का पहला व्यवस्थित शहर बन चुका है। झारखंड आंदोलन से पहले ही जमशेदजी टाटा के विनय से बिहार पठारी इलाके में विकास की गंगा बहने लगी थी। टाटा स्टील ने जमशेदपुर शहर को एक आधुनिक नगर के रूप में विकसित किया। जमशेदपुर शहर में वे सभी नागरिक सुविधाएं हैं जो एक अच्छे शहर में होनी चाहिए। यह शहर आज देश के पहले व्यवस्थित शहरों में से एक बन चुका है। जमशेदजी नसरवानजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। उन्होंने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। टाटा स्टील, जिसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, 1908 में स्थापित हुई। सन 1912 में अपना पहला इनकोट उत्पादन किया। 1947 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टाटा स्टील ने ब्रिटिश सरकार की मदद की और 1500 मील लंबी स्टील की पटरियां मुहैया कराई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1919 टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा के सम्मान में शहर का नाम जमशेदपुर और कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर रखा। 1916 में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए दोराबजी टाटा ने कहा था कि उनके उत्पादन की भारी मांग है। अगले कुछ वर्षों के लिए उनके कारखाने में काफी ऑर्डर हैं। विश्व युद्ध में जिस तरह से टाटा स्टील ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में शहर आए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कारखाने का दौरा किया, बल्कि टाटा के सपनों के शहर को देखा। उन्होंने कहा कि स्वीकार किया है कि युद्ध के दौरान टाटा ने उनकी बहुत मदद की। इस सम्मान के प्रतीक लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर शहर का नाम जमशेदपुर और कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर रखा गया। रांची विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह के लिए आज बंटेगा अंग वस्त्र और गेट पास। रांची विश्वविद्यालय द्वारा 7 मार्च 2025 को आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के बीच 3 मार्च से 5 मार्च 2025 तक अंग वस्त्र और गेट पास का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी तथा पीजी कॉमर्स विभाग में अलग अलग 10 काउंटर बनाए गए हैं। समारोह में शामिल होने के लिए 28 फरवरी 2025 को आवेदन देने वाले 109 अभ्यर्थियों को शहीद चौक स्थित विवि मुख्यालय के परीक्षा विभाग में 4 और 5 मार्च को दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक अंग वस्त्र और गेट पास दिया जाएगा। विद्यार्थियों को अपने साथ आवेदन शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र की प्रति, डीएससी, डीएलएड, पीएचडी वाले छात्र को रिजल्ट की प्रति लानी होगी। दीक्षांत समारोह में कुल 4410 विद्यार्थियों के शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया गया है। इस बीच अंग वस्त्र और गेट पास का वितरण किया जाएगा। काउंटर संख्या 1 से 5 पीजी कॉमर्स विभाग तथा काउंटर संख्या 6 से 10 सेंट्रल लाइब्रेरी मोराबादी में बनाए गए हैं।
रांची के पहाड़ी मंदिर की दीवारों में आई दरारें, रिश्ता है पानी, अतिक्रमण से लेकर बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार। झारखंड के लोगों की आस्था का प्रतीक पहाड़ी मंदिर की दीवारों में दरारें आ गई हैं। यह दरारें मामूली सी दिखती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इससे पहाड़ी मंदिर के अंदर पानी रिसता है। इससे मंदिर के साथ साथ पहाड़ी मंदिर को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इन दरारों को पाटने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। रिसाव के कारण मंदिर के अंदर का छज्जा भी टूट रहा है। दुर्गा मंदिर और नाग देवता के मंदिर का छज्जा भी टूट रहा है। मंदिर में आग से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है। अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगा हुआ है। पहाड़ी मंदिर के शीर्ष पर बारिश का पानी तो गिरता है, लेकिन उसका निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण पानी ऊपर से पूरी तरह से नीचे नहीं उतर पाता। इस कारण यह छत के किनारे किनारे से रिसता रहता है। मंदिर के जानकारों का कहना है कि लंबे समय से इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहाड़ी मंदिर में तिरंगा लगाने के लिए लगाया गया पोल लगभग 9 साल से यूं ही खड़ा है। यह शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। 24 जनवरी 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तिरंगा फहराकर इसका उद्घाटन किया था। कुछ साल बाद यहाँ झंडा फहराना बंद हो गया है। तब से यह पोल यूं ही खड़ा है। पहाड़ी मंदिर से मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए वार्ड वॉल का निर्माण किया जा रहा था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण बारिश के दिनों में ऊपर से मिट्टी का कटाव होता है और वहीं धीरे धीरे मिट्टी नीचे आ रही है। इससे पहाड़ी व पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। 1 साल से पहाड़ी मंदिर परिसर में टीओपी भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। रांची पहाड़ी मंदिर 27 एकड़ में फैली हुई है। इसमें से लगभग 10 एकड़ पर अतिक्रमण किया हुआ है। कई बार इसे खाली कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक खाली नहीं किया गया है। आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हो पाया है। वर्ष 2015 में पहाड़ी मंदिर परिसर स्थित मुख्य हॉल को तोड़ा गया था। उसके बाद निर्माण शुरू करने को लेकर हजारों टन लोहा से लेकर अन्य सामग्री की व्यवस्था की गई थी, लेकिन विवाद के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इस कारण से उक्त स्थल से धीरे धीरे काफी मात्रा में लोहा सहित अन्य सामग्री गायब हो गई। रांची में चल रहे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को अचानक क्यों रोक दिया गया? कलाकारों में है नाराजगी। मोराबादी मैदान में चल रहे छठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को प्रशासन ने दूसरे दिन रविवार को रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि आयोजन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आयोजक ने आवेदन दिया था, लेकिन उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। मोराबादी मैदान में आयोजन को लेकर फीस भी निर्धारित है, जिसे जमा नहीं किया गया है। ऐसे में इस आयोजन को बिना अनुमति के मानते हुए रोका गया है। झारखंड के ग्रामीण बनेंगे लखपति, पर्यावरण का भी होगा संरक्षण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस शानदार योजना से एक पंथ दो काज। झारखंड में औद्योगिक इकाइयां अब किसी भी ग्रामीण के किचन गार्डन में सागवान के पौधे लगवा सकती है। पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी ग्रामीण की होगी। तकनीकी सहायता कंपनी वाले देंगे। पेड़ तैयार होने के बाद उसका आर्थिक लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। 20 साल में पेड़ तैयार हो जाता है और उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए हो जाती है। पेड़ से होने वाले कार्बन क्रेडिट का लाभ उद्योग को मिलेगा। यह काम झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीरो कार्बन एक्शन इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगी। योजना की जानकारी औद्योगिक इकाइयों को दे दी गई है। उनको इसके पूरे फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को ग्रामीण के साथ एग्रीमेंट कराना होगा। बोर्ड ने एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी तैयार कर लिया है। सागवान का पौधा 20 साल में करीब 35 CFT लकड़ी के लायक हो जाता है। वर्तमान में 1 CFT सागवान की लकड़ी की कीमत बाजार में 3,000 रुपए के आसपास है। 20 साल में इसकी कीमत वर्तमान दर से 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। इससे करीब 100 किलो कार्बन क्रेडिट का लाभ औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा। सभी पौधों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। इससे प्रदूषण बोर्ड को सही जानकारी मिल पाएगी। फॉर्मेट में तय किया गया है कि एग्रीमेंट के समय बच्चों का नाम भी देना होगा। घर का मालिक नहीं रहने की स्थिति में पेड़ में किसकी हिस्सेदारी होगी, यह एग्रीमेंट में रखना होगा। बोर्ड का मानना है कि पेड़ तैयार होने पर घर में विवाद हो जाता है। इस कारण एग्रीमेंट में ही सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकांत सामंत ने कहा कि सागवान तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। इसको बचाने का खर्च भी बहुत कम होता है। इसको ग्रामीण आसानी से तैयार कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों को ग्रामीणों को समझाकर यह काम करना है। इससे पर्यावरण संरक्षण का काम भी होगा। समाज के साथ साथ उद्योग भी कार्बन क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं।
झारखंड में किसानों के 10.67 लाख केसीसी खाते क्यों हो रहे हैं यूजलेस? क्या है टेक्निकल पेज? सरकार ने अथक प्रयास से अपनी वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए 4.79 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में लगभग 2,237 करोड़ रुपए डाले। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत कुल 4,78,922 लाभार्थियों को करीब 2300 करोड़ रुपए का भुगतान कर्ज माफी के लिए किया जा चुका है। हजारों किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि जाने के बाद भी तकनीकी पेंच के चलते उनके केसीसी खाते अनुपयोगी हो गए हैं। किसानों के 10.67 लाख केसीसी खाते अनुपयोगी हो गए हैं। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज आएगा झारखंड का अबुआ बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इतने लाख करोड़ का बजट कर सकते हैं पेश। हेमंत सोरेन सरकार अपनी दूसरी पाली का पहला बजट सोमवार को सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट राशि में 18 से 22 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 1.50 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश कर सकती है। बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा। बजट में वेट की दर में बदलाव की उम्मीद नहीं है। सरकार राजस्व में वृद्धि के लिए शेष में बढ़ोतरी कर सकती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का बजट लोक मंगल के लिए होगा। मैया सम्मान योजना के लिए सरकार को 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग का बजट आकर 2.5 गुना बढ़ जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग का बजट 8,000 करोड़ का था। इस बार विभाग का बजट बढ़कर 20,000 करोड़ से अधिक हो सकता है। ऐसे में दूसरे विभागों के बजट में वृद्धि के आसार कम है। सरकार सर्वजन पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, आदिवासी कल्याण की योजनाओं, धोती साड़ी लुंगी योजना के बजट में बड़ी संख्या का प्रावधान कर सकती है। सरकार आधारभूत संरचना को निर्माण के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाएगी। सड़क, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जल संसाधन के लिए योजना लाने की प्राथमिकता बजट में नहीं दिखेगी। ग्रामीण विकास, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन विभागों में कोई नई योजना की शुरुआत नहीं होगी। बजट में सरकार संसाधन बढ़ाने पर जोर देगी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार विभागों के राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाएगी। भू राजस्व विभाग के लिए सरकार नए मापदंड तय कर सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस विभाग के लक्ष्य में बहुत कम राजस्व संग्रह किया है। सरकार जीवन संबंधित कर में बढ़ोतरी कर सकती है। विधायक फंड में भी राज्य सरकार बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। विधायकों की मांग थी कि सरकार विधायक फंड को निर्माण कार्य में महंगाई देखते हुए बढ़ाए। फिलहाल विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। सरकार इस पद में किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का बजट लोक मंगल के लिए होगा। विकास और सामाजिक दायित्व के बीच हम संतुल्य बजट पेश करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पर सरकार की सहयोगिता और योग्यताओं को लाभ पहुंचाने में इसकी कोशिश होगी। आने वाले बजट झारखंड की समृद्धि और विकास की नई लकीर खींचेगा। कोशिश होगी कि हम अपने संसाधन को बढ़ाते हुए उस लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। यह बजट झारखंड के खेत खलिहान से लेकर गांव, कस्बों और शहर में खुशी लेकर आएगा। बजट की राशि उपयोग तरीके से खर्च हो, इसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी। धनबाद में बार बार एक ही घर में लग रही है आग। रहस्यमय आग से सांसद में है जान। रतजगा कर रहे हैं मजदूर। हीरापुर के मास्टरपाड़ा में पिछले 5 दिनों से लोग रहस्यमयी आग से परेशान हैं। यहाँ एक घर में बार बार आग लगने की घटना हो रही है। घर में जगह जगह आग लगने से लगभग पूरा सामान जल चुका है। आग की चपेट में आकर दीवारें काली हो चुकी हैं। घर में रखा प्लास्टिक, कपड़ा, खिड़कियां के पर्दे आदि जल चुके हैं। पिछले 5 दिनों से घर में आग लगने का सिलसिला जारी है। रहस्यमयी आग के कारण घर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। एक जगह आग बुझाई जाती है, कुछ देर में दूसरी जगह आग लग जाती है। अब तक फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी गई है। अचानक बार बार आग लगने से परिवार के सदस्य रतजगा करने को मजबूर हैं। झारखंड की 29 जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति 50% से कम। मार्च 2024 तक में पूरा होना था काम। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में चल रही हर घर नल जल योजना का हाल बेहाल है। राज्य में 100 करोड़ से अधिक की 45 जलापूर्ति योजना का काम जारी है। इसमें से 29 योजनाओं की प्रगति धरातल पर 50% से कम है। इटखोरी ब्लॉक ग्रामीण जलापूर्ति, तालझरी फूल ब्लॉक जलापूर्ति और बेरमो फूल ब्लॉक जलापूर्ति योजना का काम तो वर्ष 2024 में ही
ही पूरा होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 107.85 करोड़ की तालचारी ब्लॉक योजना की भौतिक प्रगति सिर्फ 32% है। इस योजना का काम 19 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, जिसे 31 मार्च 2024 तक पूरा करना था। हर घर नल जल योजना अगर धरातल पर उतरती है तो 17,502 घरों तक नल से जल पहुंचेगा। इसी प्रकार 127.34 करोड़ की बोरियो पुल ब्लॉक योजना का काम भी 31 मार्च तक पूरा होना था, लेकिन इस योजना का सिर्फ 50% ही काम हो पाया है। इसकी वजह से 15,555 घरों तक नल जल योजना नहीं पहुंच पाया है। 127.78 करोड़ की इटखोरी ब्लॉक ग्रामीण जलापूर्ति का काम भी 90% तक पूरा हो पाया है। इस योजना का भी 31 मार्च 2024 तक पूरा करना था। ऐसे में आज भी ब्लॉक के 10,528 घरों को पेयजल का इंतजार है। पूर्वी सिंहभूम के 102.78 करोड़ की लागत वाली कुलियानी ग्राम जलापूर्ति योजना की प्रगति अभी शून्य है। यहाँ धरातल पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है, जबकि इस योजना का काम 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी, जो दिसंबर 2024 में पूरी होनी थी। इस बार भी केंद्र सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों में इस योजना को 2028 तक विस्तार किया है, लेकिन झारखंड के गिरिडीह जिला में चल रही 104.57 करोड़ की गोंधत ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पूरा करने के लिए 13 दिसंबर 2029 तक का समय दिया गया है। अब तक इस योजना का 68% काम पूरा हुआ है। इस योजना के तहत 14,790 घरों तक पानी पहुंचाया जाना है। सेल प्रबंधन कर्मचारियों के साथ कर रहा है अन्याय। भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन सिटी पार्क में रविवार को वरीय संयुक्त महामंत्री शंभू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संचालन कार्यकारी महामंत्री सुदेश महतो ने किया। बतौर मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। श्री मरांडी ने कहा कि सेल प्रबंधन कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। अभी तक 2017 का वेतन समझौता अधूरा है। कर्मचारियों को 39 महीने का एरियर व पर्क का मामला सेल प्रबंधन ने उलझा रखा है। साथ ही ग्रेजुइटी का सीलिंग का फैसला करने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त में आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सेल प्रबंधन इस जेएनसी की बैठक बुलाकर जल्द सुलझाए। साथ ही 2027 का अगला वेतन समझौता अभी से शुरू करे, ताकि यह समय से हो सके। झारखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया 1,45,400 करोड़ का बजट। ये है प्रमुख घोषणाएं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। 1,45,400 करोड़ के बजट में 3 भागों में बांटा गया है। सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,440.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 44,675.19 करोड़ रुपए और कॉमन सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किए हैं। 1,10,636 करोड़ 70 लाख का राजस्व स्वयं मद के खर्च की बात वित्त मंत्री ने कही है। यह पिछले बजट में आवंटित राशि की तुलना में 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार ने बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है। इसके लिए किए गए ऋण को चुकाने के लिए सरकार लगातार सीकिंग फंड में निवेश कर रही है। अब तक 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष सरकार 638.13 करोड़ रुपए इस फंड में निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व आय से सरकार की आय लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2019-20 में राज्य को अपने स्रोतों से कुल 25,521 करोड़ की आय हुई थी। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई थी। वर्ष 2025-26 में इसके 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान वित्त मंत्री ने जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बिना कोई नया टैक्स लगाए राजस्व बढ़ाने के उपाय पर सरकार काम कर रही है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पर राज्य सरकार का 1.36 लाख करोड़ का बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस राशि को वसूली के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा तो उसके लिए भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर यह राशि कोयले का रॉयल्टी, कॉमन कॉज जजमेंट और सरकारी भूमि अधिग्रहण मद में बकाया है। वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना पर किया बड़ा ऐलान। पेयजल विभाग के लिए 4,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साल 2025-26 के लिए सोमवार को झारखंड बजट पेश कर दिया है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के 4,710 करोड़ 2,56,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अब तक 34,17,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि उनका लक्ष्य 62,55,000 ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के मद से जल जीवन मिशन योजना के संचालन के लिए अब तक कोई राशि नहीं मिल सकी है। इस कारण अब इसका संचालन राज्य सरकार के फंड से किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत अब तक 6,16,758 घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। जिन घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उन घरों में शौचालय निर्माण कार्य जारी है। सबसे अधिक राशि महिला और बाल विकास योजना के लिए 22,023 करोड़ 33,85,000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इसमें मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए 13,000 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के लिए 310 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1,449 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।